हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स की फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। तो जैसे कि नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स की, मतलब जिन मेथड्स की हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम उनके बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स में देख लेते हैं कंटेंट्स क्या क्या है हमारे। तो कंटेंट्स में सबसे पहले है कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कि हम प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें कैटेगरीज पता होनी ज़रूरी है कि प्रॉब्लम की कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद है सर्चिंग। सर्चिंग कितने टाइप्स की होती है, कैसे करते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है। एओ स्टार सर्च टेक्निक क्या होती है और उसकी एल्गोरिथम क्या होती है, एज वेल एज इसके अंदर हम ए स्टार एल्गोरिथम भी पढ़ने वाले हैं। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम क्या होती है, बैक ट्रैकिंग क्या होती है, अल्फा बीटा प्रूनिंग क्या होती है। तो ये कुछ कंटेंट्स हैं हमारे इस यूनिट के जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं प्रॉब्लम की, जिन्हें मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। सबसे पहले है आपका टॉय प्रॉब्लम। टॉय प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, इलिस्ट्रेट वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। ये बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स जो होते हैं उनको क्या करता है, इलिस्ट्रेट करता है, दिखाता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है और किस तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन कैन बी गिवन। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट या फिर आसपास अप्रॉक्स वाला डिस्क्रिप्शन, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका आपको या तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैटर है क्या, या फिर आपको अप्रॉक्स कुछ डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हो, लेकिन आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देना नेसेसरी है, और जो कि जिसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो, बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, आप सिंपली देखो एंड उसके ऊपर एक रिएक्शन ले सको, एक्शन ले सको, वैसा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। These problems provide basis for solving some real life problems। ये जो है ना, ये कुछ हमें प्रोवाइड करता है बेसिस को, जो कि हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। जैसे कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पढ़ाया भी है कि हम कुछ सैम्पल प्रॉब्लम देते हैं जिससे सिस्टम जो है हमारा ट्रेन हो जाए, और एक बार जब हमारा सिस्टम ट्रेन हो जाता है तो हम उसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को देते हैं जिससे वो और ज़्यादा सीख पाए एंड हमारे रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर हमारी हेल्प करवा पाए। तो वैसे ही यहाँ पे अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम सैम्पल प्रॉब्लम्स देते हैं जिसकी मदद से ये ट्रेन होता है, और उसके बाद हम इसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देते हैं और उनको सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। कैन बी यूज्ड बाय रिसर्चर्स टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम। और ये कई सारी जो एल्गोरिथम्स होती हैं उनके साथ कंपेयर करने के लिए भी काम आ सकता है कि दो एल्गोरिथम है, उन दोनों के बीच में एक ही सिनेरियो दे दिया, एक ही सैम्पल सिनेरियो दे दिया, और जो हमें सबसे बेस्ट मतलब उन दोनों को कंपेयर करवाया, जो हमें सबसे बेस्ट और ऑप्टिमिस्टिकली जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो वाली एल्गोरिथम ज़्यादा अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे हमने 8 क्वीन पजल के बारे में पढ़ाई था थर्ड ईयर में, और सेकंड ईयर में भी पढ़ा था इस बारे में डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर हमने 4 क्वीन प्रॉब्लम और 8 क्वीन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था। तो 8 क्वीन पजल यहाँ पे आती है। वैक्यूम वर्ल्ड, बॉल पिकर रोबोट, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं टॉय प्रॉब्लम के। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जिसका नाम है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, जैसे भी हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, रियल वर्ल्ड मतलब कि जिसके अंदर हम जीते हैं और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम जब फेस करते हैं या फिर उनकी जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उन चीज़ों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कहा जाता है। अ प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी सॉल्व्ड सो दैट इट्स सॉल्यूशन कैन बी यूटिलाइज्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ। एक प्रॉब्लम जब उस जो भी नीडेड होती है सॉल्व करने के लिए, जिससे हम उसका जो सॉल्यूशन है ना वो यूटिलाइज कर सके प्रैक्टिकल लाइफ में। मतलब कि जैसे कि हमने एक प्रॉब्लम दे दी कि हमें यहाँ से गाज़ियाबाद से हमें जाना है ग्रेटर नोएडा तक, तो हमें बेस्ट रूट चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट रूट के लिए कौन कौन से रूट्स हैं, या तो आप दादरी होते हुए जा सकते हो, या फिर आप लाल कुआं होते हुए एबीएस कॉलेज के पास होते हुए से जा सकते हो, है ना। तो ये वाले कुछ रूट्स हैं जो मेजर रूट्स हैं, और उसके अलावा माइनर रूट्स भी होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हमको गाज़ियाबाद से ग्रेटर नोएडा तक का रास्ता नहीं पता, और ये जो प्रॉब्लम है कि हमने एआई की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करी, तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो हमारी रियल लाइफ को अफेक्ट करेगा। अगर आपने मुझे ज़्यादा लंबा रास्ता बता दिया तो उससे मेरा फ्यूल भी जाएगा और उससे मेरा
मेरा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, है ना। तो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है एआई की हेल्प से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डू नॉट हैव वेल डिस्क्राइब्ड सिंगल स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर हम इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट दे सकते हैं और उसकी हेल्प से हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो रन ऑफ कर सकती हैं। पीपल डू केयर अबाउट सॉल्यूशन एज इट मैटर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो छोटे रास्ते होंगे, जैसे मुझे गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा तक आना था, तो अगर जितने ज़्यादा छोटे रास्ते होंगे उतनी ही आसानी से मैं पहुंच पाऊंगा और उतनी आसानी से मेरी लाइफ जो है वो निकल जाएगी ट्रैवलिंग में। लेकिन अगर मुझे ज़्यादा रास्ता लंबा मिल जाए, बुलंदशहर से होते हुए, चिटहेड़ा से होते हुए, कहीं और से होते हुए, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी वे हो जाता है एंड दैट्स रियली प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। और वो मेरे को रियल लाइफ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो करवाएगा, फेस करवाएगा। तो इसी वजह से जो इसका सॉल्यूशन होता है वो रियल लाइफ जो सिनेरियोज होते हैं लोगों की ज़िंदगियों को ज़रूर से इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं रूट फाइंडिंग फॉर अ ट्रिप। जब आप एक ट्रिप के लिए रास्ता ढूंढ रहे हो उस टाइम पर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। इसके अंदर जो हमारा सबसे छोटा रास्ता होता है हम उसको चुनते हैं सो दैट सेल्समैन को ज़्यादा घूमना ना पड़े। रोबोट नेविगेशन और उसके अलावा कहीं भी, ठीक है, और भी हैं बहुत सारी एक्सेट्रा। तो अब हमने पहले डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो हमारी जो एल्गोरिदम्स हैं उनको कुछ इवेल्युएट किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो इवेल्यूएशन किसी ना किसी पॉइंट पे होता होगा। तो जी हाँ, 4 पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर जो हमारी एल्गोरिदम्स होती हैं उनको इवेल्युएट किया जाता है, उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। वो 4 जो हमारी इवेल्युएशन की स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है कंप्लीटनेस, दूसरा है ऑप्टिमैलिटी, तीसरा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, चौथा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक एल्गोरिथम है और उस एल्गोरिथम के अंदर हमने एक प्रॉब्लम दी है जिसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब कि सॉल्यूशन होना चाहिए उसका, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम मतलब सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ सिनेरियोज में, तो वो जो एल्गोरिथम है ना वो उसको भी ज़रूरी है कि वो हमें सॉल्यूशन को रिटर्न करे। अगर वो हमें सॉल्यूशन रिटर्न नहीं कर रही है एग्जिस्ट होने के बावजूद, तो वो एल्गोरिथम ठीक नहीं है। लेकिन अगर सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग भी है और हमें सॉल्यूशन वो रिटर्न भी कर रही है तो फिर कंप्लीटनेस उसकी शो ऑफ हो जाती है। ऑप्टिमैलिटी, जैसे कि हमारी एक सिंगल प्रॉब्लम है और उसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं, उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन हमें ला के दे रही है एल्गोरिथम वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड कही जाएगी, तो उसे ऑप्टिमैलिटी कहते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है क्या होती है कि जो एल्गोरिथम जितना समय लेती है एक सॉल्यूशन को देने में उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। सेम टू सेम स्पेस का है, जितना ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होगा एक सर्च एल्गोरिथम को करने के लिए उसको बोला जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है स्टेट स्पेस अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है कि जो एक स्टेट होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक प्रॉब्लम एलिमेंट को एक गिवन मोमेंट के अंदर, कि इस टाइम पर ये जो प्रॉब्लम है इसकी जो स्टेट है वो क्या है क्या नहीं है, इस टाइम पे कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए रहेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो आगे आता है हमारा सेट ऑफ, सेकंड पॉइंट है हमारा इसका, सेट ऑफ ऑल स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट। जो जैसे कि हमने कई बार उसके अंदर भी देखा है TAFL के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट था उसके अंदर हम सारी की सारी जो स्टेट्स थी उनको बना लिया करते थे इनिशियल स्टेट से। बस उसके अंदर ये था कि हम A से B स्टेट पे जाते थे, लेकिन इसके अंदर हम सारी की सारी स्टेट्स पे जा सकते हैं एक इनिशियल स्टेट से। ये एक ग्राफ बनाती है, ठीक है, ये एक ग्राफ बनाती है जिसके अंदर जो नोड्स होती हैं उन्हें हम स्टेट्स कहते हैं, और जो नोड्स और आर्क्स के बीच का जो चीज़ होती है ना उसको हम बोलते हैं एक्शंस, ठीक है। एक ग्राफ बनता है जिसके अंदर जो नोड्स होती हैं उन्हें स्टेट्स की तरह शो किया जाता है, और जो आर्क और नोड के बीच की जो भी एरिया होता है उसमें जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उन्हें हम एक्शंस कहते हैं। A path is a sequence of states connected by a sequence of actions। एक पाथ जो है वो एक सीक्वेंस है स्टेट्स का जो कि कनेक्टेड है एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन से। मतलब कि जैसे एक सीक्वेंस चलता है 1 2 3 4 5, वैसे ही ये जो स्टेट्स होती हैं ये 1 2 3 4 या फिर एक सीक्वेंस में कनेक्टेड होती हैं और उन्हीं सीक्वेंस में ये क्या करती हैं, रन करती हैं, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ ग्राफ फॉर्म्ड बाय स्टेट स्पेस। जो एक सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का वो एक पार्ट होता है ग्राफ का जो कि स्टेट स्पेस के द्वारा बनाया जाता है। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मोस्ट AI मेथड्स। और द स्टेट स्पेस जो रिप्रेजेंटेशन है वो कई सारी बेसिक जो चीज़ें होती हैं ना AI मेथड्स की उनको रिप्रेजेंट करने में हेल्प आउट करता है।
अब हमारे पास दो रास्ते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन से, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो हमें किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो वो दो तरीके हैं। सबसे पहले है इट अलाउज फॉर अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम एज पर नीड टू कन्वर्ट सम गिवन सिचुएशन इनटू सम डिजायर्ड सिचुएशन यूजिंग अ सेट ऑफ परमिसिबल ऑपरेशंस। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें अलाउ करता है एक फॉर्मल डेफिनेशन को एक मतलब कन्वर्जन करने में हेल्प करता है कि हम ना एक हमें आपने एक प्रॉब्लम दी, हम उसको एक डिजायर्ड सिचुएशन के अंदर चेंज करके सॉल्व कर रहे हैं। तो एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा क्या है, इट परमिट्स द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ नोन टेक्निक्स एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजीज टू मूव थ्रू द प्रॉब्लम स्पेस अंटिल गोल स्टेट इज फाउंड। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी जो प्रॉब्लम होती है ना, इसके अंदर हमें परमिशन किस चीज़ की होती है कि हमें जो नोन टेक्निक्स हैं और जो कंट्रोल स्ट्रेटेजीज हैं उनका यूज़ करना है। इसके अंदर हम तो कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन भैया इसके अंदर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। या तो आप कन्वर्ट करो, पहला ऑप्शन हो गया आप कन्वर्ट कर रहे हो अपनी डिजायर्ड सिचुएशन में, फिर आप सॉल्व कर रहे हो, या फिर दूसरा है जो भी आप टेक्निक जानते हो या फिर जो भी स्ट्रैटेजीज आप जानते हो उनको लगा दो और जो भी प्रॉब्लम स्टेट आती है, प्रॉब्लम जो भी आती है उसको सॉल्व करो जब तक कि गोल स्टेट जो है हम अचीव नहीं कर लेते। ठीक है। 4 थिंग्स रिक्वायर्ड इन अ सिस्टम टू गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और इसकी भी 4 ज़रूरतें हैं। अगर हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चाहिए तो उसकी भी 4 ज़रूरतें हैं। तो 4 ज़रूरतें देख लेते हैं। सबसे पहला है डिफाइन द प्रॉब्लम प्रिसाइजली। इसके अंदर हमें जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से डिफाइन करनी पड़ेगी, बहुत एग्जैक्टली हमें डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट आवर प्रॉब्लम इज। दिस डेफिनेशन मस्ट प्रिसाइजली स्पेसिफाई द इनिशियल सिचुएशन या फिर इनपुट। ये जो डेफिनेशन होती है बहुत प्रिसाइजली स्पेसिफाई करनी चाहिए कि हमारी इनिशियल सिचुएशन क्या है या फिर इनपुट क्या है। ठीक है, मतलब आपको इनपुट के साथ साथ बताना पड़ेगा कि व्हाट इज इनपुट। एनालाइज द प्रॉब्लम, जो एनालिसिस है प्रॉब्लम का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू आइडेंटिफाई दोज इंपॉर्टेंट फीचर्स विच कैन हैव एन इमेंस इम्पैक्ट ऑन एप्रोप्रिएटनेस। तो इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट फीचर्स को जिनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इफेक्ट होता है ना वो पड़ सकता है हमारी एप्रोप्रिएटनेस पे, या फिर मैं कहूँ कि सॉल्यूशन की एक्यूरेटनेस पे। ठीक है। आइसोलेट एंड रिप्रेजेंट द टास्क नॉलेज दैट इज नेसेसरी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ टेक्निक्स या फिर कंट्रोल स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो भी हमें आइसोलेट करना चाहिए और रिप्रेजेंट करना चाहिए कि जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको हम शोकेस करें जिससे हम प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। चूज द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। जो भी आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हो उसमें से आप सबसे बेस्ट चूज कीजिए एंड अप्लाई कीजिए एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, जिससे आप एक एप्रोप्रिएट और एक एफिशिएंट एक ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन को निकाल सकें। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। अब हम जंप आउट करते हैं सर्चिंग प्रोसेसेस पर। तो सर्चिंग क्या होती है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सर्चिंग इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म द इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। एक सर्चिंग जो होती है एक सीक्वेंस होती है स्टेप्स का जो कि ट्रांसफॉर्म करती है इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट में। अब दोस्तों जहां भी सीक्वेंस की बात आएगी ना वहां पे एल्गोरिथम की बात अपने आप आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एल्गोरिथम भी सीक्वेंस ही कहा जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि अब इसके अंदर हम कई सारी एल्गोरिथम्स को भी पढ़ने वाले हैं, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमने समझ लिया कि सर्चिंग क्या होती है। भैया सर्चिंग जो होती है वो कुछ सीक्वेंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो कि हमारी इनिशियल स्टेट को गोल स्टेट में बदलने में काम आते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सर्च इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है सर्चिंग के प्रोसेस में। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉब्लम इन इनिशियल स्टेट। जो अभी आप इनपुट दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छा आपका सॉल्यूशन प्रॉब्लम वो होगा, इनपुट होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। अ सेट ऑफ लीगल ऑपरेटर्स दैट चेंज द स्टेट। अ सेट ऑफ लीगल ऑपरेटर्स दैट चेंज द स्टेट। लीगल ऑपरेटर्स मतलब कि जो भी आप ऑपरेटर्स चेंज कर रहे हो, प्लस माइनस जो भी डिवीजन या फिर जो कुछ और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जो भी आप सेट यूज कर रहे हो उन ऑपरेटर्स का, वो ऐसे होने चाहिए कि वो स्टेट को चेंज कर दें। ऐसा ना हो कि उसी स्टेट में आप रुके हुए हो उन ऑपरेटर्स की वजह से। वो ऑपरेटर्स नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले होने चाहिए या फिर स्टेट को चेंज करने वाले होने चाहिए। ठीक है। लास्ट है कि जो हमारा जो लास्ट पार्ट है कि हमारा जो फाइनल स्टेट है या फिर गोल स्टेट है उसे हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, पैरामीटर्स यूज टू इवेल्युएट अ सर्च टेक्निक। अब इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर हम एक सर्च टेक्निक को एवेल्युएट करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। इवेल्युएशन के अंदर सबसे पहले हम कंप्लीटनेस, जो भी हमने यहाँ देखा था ना,
बस वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस के अंदर क्या होता है, द एल्गो फाइंड सॉल्यूशन इन फाइनाइट टाइम। जो हमारी एल्गोरिथम है वो सॉल्यूशन फाइंड कर ले एक फाइनाइट टाइम में, और जो एल्गोरिथम वो कम से कम एक सॉल्यूशन फाइंड करे। ठीक है, ये नहीं है कि एक भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं करी। जैसे हमने पीछे समझा था ना कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो एल्गोरिथम हमें सॉल्यूशन वो करनी चाहिए, रिवर्ट करनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे है, जो कंप्लीटनेस है वो भी ऐसी दिखेगी कि जो भी हमारी सर्च टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर कम से कम हमें एक सॉल्यूशन तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी नो दिस, कि जो भी हमारी जितनी मेमोरी जा रही है उसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट करेंगे, और जितना टाइम वो ले रही है एल्गोरिथम सॉल्यूशन निकालने में उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कहेंगे। ठीक है, ऑप्टिमैलिटी की बात करें तो वही कि एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसमें से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसे जो एल्गोरिथम निकाल के दे दे वो ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम है, या फिर ऑप्टिमैलिटी एल्गोरिथम की शोकेश होगी। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपके कोई सजेशन हो। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एज वेल एज मैं अदर वीडियोज़ की भी कमेंट पढ़ रहा था, एंड थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन। प्लीज़ मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, बिकॉज कई सारे व्यूअर्स को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है बिकॉज उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ है। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ सर्च स्ट्रैटेजीज। तो दो टाइप की सर्च स्ट्रैटेजीज होती हैं। सबसे पहली होती है यूनिफॉर्म्ड सर्च, और दूसरा होता है इन्फॉर्म्ड सर्च। यूनिफॉर्म्ड सर्च की बात करें तो इसके अंदर दे हैव नो एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट्स बियॉन्ड दैट प्रोवाइडेड इन प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसके अंदर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है स्टेट्स की वो गिवन नहीं होती है अदर देन द प्रॉब्लम डेफिनेशन। मतलब कि जो हमारा इनपुट होता है, जितनी हमने इंफॉर्मेशन इनपुट में दे दी उतनी दे दी, उसके अलावा हम और कोई इंफॉर्मेशन इसको नहीं देते हैं। ठीक है, शुड प्रोसीड इन सिस्टमैटिक वे बाय एक्सप्लोरिंग नोड्स इन सम प्री डिटरमाइंड ऑर्डर और सिंपली बाय सेलेक्टिंग नोड्स एट रैंडम। तो इसके अंदर क्या होता है, हम या तो एक सिस्टमैटिक वे में चलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं नोड्स को एक बाय एक, या फिर प्री डिटरमाइंड मैनर में, कि हमने जैसे पहले सोच लिया कि सीक्वेंस वाइज चलेंगे या फिर ऑड इवन में चलेंगे, तो या तो उस हिसाब से हम जा सकते हैं। या यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ रहे हो ना, लगातार एक ही सीक्वेंस चलता रहेगा, टूटेगा नहीं वो सीक्वेंस। ठीक है, लगातार पूरे के पूरे जो प्रोसीजर है उसके अंदर सेम चीज़ लागू होगी। तो या तो हम रैंडमली चुनेंगे, अगर रैंडमली चुन रहे हैं तो रैंडमली ही पूरे प्रोसीजर में जो भी होगा वो रैंडमली होगा, या फिर अगर हम प्रीडिफाइंडली चुन रहे हैं तो प्रीडिफाइंडली ही चलेगा, सिस्टमैटिक वे ही चलेगा। इसे हम ब्रूट फोर्स सर्च भी कहते हैं। जैसे कि आपने एक कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी में आपने पढ़ा होगा ब्रूट फोर्स अटैक होता है, तो ब्रूट फोर्स अटैक में हम रैंडमली कोई भी पासवर्ड को ट्राई कर रहे होते हैं। तो वैसे जैसे यहाँ पे हम रैंडमली नोड्स को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, वैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, ब्रूट फोर्स सर्च कर रहे होते हैं। इसे हम ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं। जैसे एक अंधा इंसान होता है, वो कहीं भी जो टच करता है सो दैट कि वो सेंस कर सके कि वो कहाँ पर है, उसके पास कौन सी चीज़ है, बेड के पास है, चेयर के पास है, उसी तरीके से इसे ब्लाइंड सर्च भी कहा जाता है, या फिर एग्जॉस्टिव सर्च भी कहा जाता है। ठीक है, इसके 3 नाम है। अगर आपके इन तीनों में से कुछ भी आता है तो भैया बात यूनिफॉर्म सर्च की ही हो रही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च, दूसरा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, तीसरा होता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है इन्फॉर्म्ड सर्च। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स एन एरे ऑफ नॉलेज एज हाउ फार वी आर फ्रॉम द गोल। इसके अंदर क्या होता है, ये कंटेन करती है एक एरे को जिसके अंदर सारी की सारी नॉलेज जो होती है वो भरी हुई होती है कि हम अपने गोल से कितना ज़्यादा दूर हैं। पाथ कॉस्ट की, हमारे जो पाथ है उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। हाउ टू रीच द गोल नोड, जो हमारा गोल नोड है उस तक हम किस तरीके से पहुंचेंगे, ये सारी जो नॉलेज होती है वो इसके अंदर पहले से ही भरी हुई होती है। दिस नॉलेज हेल्प्स एजेंट्स टू एक्सप्लोर लेस टू सर्च स्पेस। ये जो नॉलेज होती है ना, हेल्प करती है एजेंट को, जिससे वो कम से कम समय लगाएगा सर्च करने में। इससे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम हो जाएगी, एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। एंड फाइंड मोर एफिशिएंटली द गोल नोड, और जो हमारी गोल नोड होगी ना उसको और ज़्यादा एफिशिएंटली ये क्या करेगी, सर्च आउट करेगी। डिपेंड ऑन यूज़ ऑफ ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन, और ये डिपेंड करता है कि हमारी जो ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके की है।
ह्यूरिस्टिक इंफॉर्मेशन या फंक्शन क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। ऑल्सो नोन एज ह्यूरिस्टिक सर्च, इसे हम ह्यूरिस्टिक सर्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च आर, इन्फॉर्म्ड सर्च के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप होते हैं इसके भी। सबसे पहला होता है हिल क्लाइंबिंग, दूसरा होता है बेस्ट फर्स्ट सर्च, इसके अंदर क्या था अनइन्फॉर्म्ड के अंदर BFS था, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और इसके अंदर कौन सा है बेस्ट फर्स्ट सर्च, ठीक है। एंड इसके अंदर थर्ड है A स्टार एल्गोरिथम, ये एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, इसको आप मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम्स में ज़रूर आती है, तो ये इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है एंड बिल्कुल हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंस देख लेते हैं, तो डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्म्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्म्ड सर्च होती है उसके देख लेते हैं। यूजेस नॉलेज टू फाइंड द स्टेप टू सॉल्यूशन, ये यूज़ करती है नॉलेज को फाइंड करने के लिए जिससे वो सॉल्यूशन तक पहुंच सके। इसके अंदर हमारे पास नॉलेज होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो उसका कोई यूज़ लिए नहीं जाता है। हाईली एफिशिएंट एज कंज्यूम्स लेस टाइम एंड कॉस्ट, कम समय लेती है, कम कॉस्ट लेती है। इसके अंदर मीडिएटर होता है, मतलब थर्ड पार्टी होता है, अगर बाई चांस इसको एफिशिएंटली रास्ता मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है। कॉस्ट इज़ लो, इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, मतलब कि जो जाने तक का रास्ता होता है उसे पता होता है कि कौन सा एफिशिएंट है, वो उसी पे जाएगा। इसकी कंपैरेटिवली हाई होती है क्योंकि ये जो बेस्ट दिखता है उसके पे चली जाती है। जैसे ग्रीडी के अंदर होता है ना, A to B कम मिला तो उस पर जंप किया गया, B to D कम मिल रहा है तो B to D चला गया, लेकिन D के बाद E पे ज़्यादा मिल गया, है ना। तो वैसे ही इसकी कंपैरेटिवली हाई कॉस्ट होती है। फाइंड सॉल्यूशन मोर क्विकली, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर जो स्पीड होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो ये इसके अंदर A स्टार एल्गोरिथम हो गई, और भी कई सारी हैं, इसके अंदर BFS DFS हो गई एक्सेट्रा। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं BFS से। तो BFS की फुल फॉर्म होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, वी नो दैट, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एन एल्गोरिथम फॉर ट्रांसवर्सिंग और सर्च ट्री, इसके अंदर क्या होता है, एक एल्गोरिथम होती है जो कि ट्रांसवर्सिंग करने के काम आती है, या फिर सर्चिंग ट्री में काम आती है, सर्च करने के काम आती है मेनली। स्टार्ट फ्रॉम रूट, ये रूट नोड जो होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं। एंड एक्सप्लोर ऑल द नेबर रोड्स, और जो भी उसकी नेबर नोड्स होती हैं उनके ऊपर हम एक्सप्लोर करते हैं। एंड मूव ऑन नोड एट नेक्स्ट डेप्थ लेवल, और जो भी हमारी नेक्स्ट डेप्थ लेवल होती है उस पर हम जंप आउट कर देते हैं, ठीक है। अब हम जरा इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम है क्रिएट अ वेरिएबल कोड कॉल्ड नोड लिस्ट, इसके अंदर एक हम वेरिएबल बनाते हैं जिसे हम नोड लिस्ट कहते हैं, ठीक है। एंड सेट इट इन टू इनिशियल स्टेट, और उसे हम किस पे सेट कर देते हैं, इनिशियल स्टेट पे सेट कर देते हैं। गोल स्टेट और नोड लिस्ट इज एम्प्टी, और जो गोल स्टेट और जो नोड लिस्ट होती है ना वो एम्प्टी होती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी इनिशियल स्टेट है, क्योंकि हमने देखिए स्टार्टिंग में क्या किया, जो नोड लिस्ट है ना हमारी, उसे हमने क्या रीनेम कर दिया, उसे हम कहाँ पे रख दिया था, हमने उसे रख दिया था इनिशियल स्टेट पे, राइट। तो हमारी जो नोड लिस्ट है वो इनिशियल स्टेट पे हो गई, अगर वो एम्प्टी है तो इनिशियल स्टेट भी एम्प्टी हो गई, और जो गोल स्टेट है वो तो एम्प्टी है ही। तो मतलब कि ना हमें इनिशियल स्टेट का पता है ना हमें इसमें फाइनल स्टेट का पता है, ठीक है। दोनों की दोनों स्टेट जो है वो हमारी एम्प्टी हैं। अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब हम उस पे कैसे जाएंगे, गोल स्टेट पे कैसे जाएंगे। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम नोड लिस्ट एंड कॉल इट E, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो नोड लिस्ट होगी, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया रूट नोड, उसको हम पकड़ेंगे, एंड उसके अंदर जो भी हमारी नोड लिस्ट होगी उसके अंदर से हम एक एलिमेंट को गायब कर देंगे, और उसका हम क्या बोलेंगे, E बोलेंगे उसको। अगर यहाँ पे नोड लिस्ट खाली हो जाती है तो हम क्विट कर देंगे, भैया खत्म हो गया रास्ता। अगर 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 ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं उन्हें हम अप्लाई करेंगे। रूल्स मैच दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ E, अप्लाई रूल टू जनरेट अ न्यू स्टेट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नया रूल लगाएंगे जिससे हमारी जो नई स्टेट है वो स्टार्ट हो जाए। इफ़ न्यू स्टेट इज गोल स्टेट, अगर नई स्टेट जो बनी है वो नई गोल स्टेट है तो हम क्विट कर देंगे और इस स्टेट को हम एज एन आउटपुट दिखा देंगे। अदरवाइज हम एक और नई स्टेट को जोड़ेंगे और एक नोड लिस्ट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे आते हैं DFS पे। तो DFS की फुल फॉर्म होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसके अंदर क्या होता है, एक एल्गोरिथम होती है जो कि ट्रांसवर्सिंग और सर्चिंग ट्री के लिए ही काम आती है, बिल्कुल वही काम है इसका। बस इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम बैक ट्रैकिंग नहीं करते हैं, इसके अंदर हम बैक ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है।
स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड से ही स्टार्ट करते हैं और हम एज पॉसिबल हम जितना गहराई तक जा सकते हैं हम उतना गहराई तक जाते हैं अलॉन्ग ईच ब्रांच बिफोर बैक ट्रैकिंग, जब तक हमें बैक ट्रैकिंग ना करनी पड़े। एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम का है इफ़ इनिशियल स्टेट इज़ अ गोल स्टेट क्विट एंड रिटर्न सक्सेस। अगर इनिशियल स्टेट गोल स्टेट है तो क्विट कर जाओ और रिटर्न सक्सेस कर दो। अगर गोल अचीव नहीं होता है तो जब तक ये करते रहो। अगर गोल अचीव नहीं हो रहा है तो ये 3 प्रोसेस हैं, इन्हें तीनों को रिपीट करते रहो। जनरेट अ सक्सेसर, एक सक्सेसर को बनाओ जिसका नाम होगा ई ऑफ इनिशियल स्टेट। इफ़ देयर आर नो मोर सक्सेसर्स सिग्नल फेलियर। अगर बाई चांस आप इनिशियल स्टेट का आपने बना दिया सक्सेसर ई, अगर आपके पास और ज़्यादा सक्सेसर्स नहीं है तो आप फेलियर सिग्नेचर कर दो, सिग्नल कर दो कि हम भैया फेल हो गया है। कॉल्ड डेप्थ फॉर सर्च विद ई एज इनिशियल स्टेट। और जो आपकी जो डेप्थ DFS है उसको आप ई के साथ क्या करो, कॉल करो, जिससे कि हमारी जो इनिशियल स्टेट है वो एक्टिवेट हो जाए। इफ़ सक्सेस इज़ रिटर्न, अगर सक्सेस रिटर्न हुआ तो सिग्नल सक्सेस है, अगर नहीं हुआ तो कंटिन्यू करते रहो लूप के अंदर। तो ये कुछ एल्गोरिथम है इसकी। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है एडवांटेजेस ऑफ BFS और डिसएडवांटेज भी देखने वाले हैं और DFS की भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर है इफ़ देयर इज़ मोर देन वन सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। अगर एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो BFS जो है वो मिनिमल सॉल्यूशन जो होता है वो बता सकता है इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए इसको एक सॉल्यूशन बताने के लिए, एक प्रॉब्लम के अगर कई सारे सॉल्यूशन हो तो। ये इसकी एक एडवांटेज है। अब ज़रा डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इसकी डिसएडवांटेज है रिक्वायर अ लॉट ऑफ मेमोरी सिंस ईच लेवल ऑफ ट्री मस्ट बी सेव्ड इनटू मेमोरी टू एक्सपेंड द नेक्स्ट लेवल। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमें बहुत सारी मेमोरी लगती है, क्योंकि हमें जो है ना वो जैसे हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे लेवल पे जाएंगे तो हमें पहली जो हमारी लेवल है उसकी हमें चीज़ें स्टोर करनी पड़ेंगी सो दैट हम नेक्स्ट पे जा सके। अगर हम पहले ही बिना सेव करे नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमारे पास डेटा ही नहीं होगा शो केस करने के लिए और हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नीड्स लॉट ऑफ टाइम इफ सॉल्यूशन इज़ फार अवे फ्रॉम रूट नोड, और ये बहुत ज़्यादा समय लेती है अगर बाई चांस सॉल्यूशन जो है वो रूट नोड से बहुत ज़्यादा दूर हो तो। ठीक है, अब ज़रा एडवांटेजेस देख लेते हैं DFS के। तो इसके अंदर क्या है, रिक्वायर्ड लेस मेमोरी, इसके अंदर हमें लेस मेमोरी चाहिए होती है। ये मेमोरी का एब्रीवेशन है, कंफ्यूज ना होइएगा प्लीज़। एज इट ओनली नीड टू स्टोर अ स्टैक ऑफ नोड्स ऑन पाथ फ्रॉम रूट नोड टू करंट नोड, क्योंकि इसके अंदर जो स्टैक नोड्स हैं वही रखनी होती हैं, इसको ये नहीं रखना होता कि पिछली स्टेज में क्या हुआ था। इसको बस ये चाहिए A से मैं B गया, B से D गया, D से F गया, F से मैं G गया, G से H आया। तो बस ये उन नोड्स को याद रखता है, ये लेवल को याद नहीं रखता है। ठीक है, टेक लेस टाइम टू रीच द गोल नोड, और इसके अंदर कम समय लगता है गोल नोड तक पहुंचने में। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं फटाफट से। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर सबसे पहले डिसएडवांटेज है देयर इज पॉसिबिलिटी दैट मैनी स्टेट्स कीप रीअकरिंग। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो कई सारी स्टेट्स हैं वो रीअकर हो जाएं, अगर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी तो रीअकर होंगी। एंड देयर इज़ नो गारंटी ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, और इसके अंदर कोई भी गारंटी नहीं है कि भैया आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। कम मेमोरी ज़रूर लेता है लेकिन गारंटी कुछ नहीं देता। The algo goes for deep down searching and sometime it may go infinity loop। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है ना डीप डाउन जाता रहता है, एक ट्री बना दिया उसके अंदर गहराइयों तक जाता रहेगा, लेकिन इसके अंदर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक इन्फिनिटी लूप में फंस जाओ एंड आपको कभी रिप्लाई मिले ही ना और आपकी मेमोरी जितनी आप बचा रहे थे उससे ज़्यादा लग जाए। ठीक है, प्रूफ BFS एंड DFS आर स्पेशल केसेस ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो हमें ये एक प्रूफ पूछा जाता है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा गया है। दोस्तों इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस पहले से ही डिस्कस कर लेता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर आप मेरा फुल एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इसके अंदर आप अप्रॉक्स ज़्यादातर सारे उस यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया था, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसके अंदर ये पूछा गया था कि जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है उसके लिए क्या, ये प्रूव करो आप कि BFS और DFS जो है ना स्पेशल केसेस हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च के लिए। तो आप कैसे करोगे वो देख लेते हैं।
बेस्ट फर्स्ट सर्च जो है इस कॉम्बिनेशन ऑफ DFS एंड BFS, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। DFS is good because a solution can be found without computing all nodes, and BFS is good because it does not get trapped in dead ends. DFS अच्छा इसलिए है क्योंकि अब क्या होता है ना, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट फर्स्ट सर्च की एल्गोरिथम क्या होती है, लेकिन इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इनिशियली बता देता हूँ। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ओपन और एक एंड होता है। तो ओपन जो होता है वो DFS से होता है, एंड जो एंड होता है वो BFS से होता है। ओपन DFS से एंड BFS से, जिससे ये इन्फिनिटी लूप में नहीं फंसता एंड ऑलवेज गिव अ सॉल्यूशन टू यू। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, DFS से स्टार्ट होता है, जिससे कि इसको जो सॉल्यूशन होता है वो इसको सारी जो नोड्स होती हैं उनको कंप्यूट करना नहीं पड़ता, बस इसको नोड्स टू नोड्स जंप करना पड़ता है। BFS अच्छी इसलिए है क्योंकि इसको ना एक डेड एंड पे फंसना नहीं पड़ता या फिर इन्फिनिटी लूप में नहीं फंसना पड़ता। ठीक है, बेस्ट फर्स्ट सर्च अलाउज अस टू स्विच बिटवीन पाथ, थस गेनिंग द बेनिफिट ऑफ बोथ अप्रोचेज। जो बेस्ट BFS है वो हमें स्विच करने में मदद करता है, और जिससे इन दोनों के बीच में, मतलब कि DFS और BFS के बीच में हम दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, जिससे कि हम दोनों अप्रोचेज का हमें बेनिफिट मिलता है। एट ईच स्टेप द मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड इज चूजन, और जो भी बेस्ट प्रॉमिसिंग नोड होगी उसे हम चूज कर लेते हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। इफ वन नोड इज चूजन एंड सीम्स लेस प्रॉमिसिंग, अगर एक नोड हमने चूज कर ली और हमें लेस प्रॉमिसिंग लग रही है तो हम दूसरी नोड पर कूद जाएंगे, और जो कि सेम लेवल पे भी हो सकती है, जिससे कि जो हमारी जो सर्चिंग टेक्निक पे फर्क पड़ेगा वो ये होगा कि डेप्थ से ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि मान के चलो कि आप A से B गए, लेकिन आपको ना ये वाला रास्ता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, प्रॉमिसिंग कम लग रहा है, देन यू कैन गो टू अनदर नोड ऑन द सेम लेवल विदाउट हैविंग एनी इशू। और जो सर्चिंग टेक्निक में फ़र्क आएगा वो ये आएगा कि वो डेप्थ DFS से BFS में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो बेस्ट लगा, जो आपको प्रॉमिसिंग लगा, आपने उसको यूज़ किया, ये इसकी खासियत है। तो अब हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन की, जिसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन के बारे में भी हमने देखा था। कहाँ पे देखा था जी? ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन हमने इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर देखा था, जिसके अंदर हमने इसे ह्यूरिस्टिक सर्च भी कहा था। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं कि क्या है ये। ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक फंक्शन होता है जो रैंक करता है ऑल्टरनेटिव्स को एक सर्च एल्गोरिथम में एट ब्रांचिंग स्टेप बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू डिसाइड विच ब्रांच टू फॉलो। इसके अंदर क्या होता है कि एक फंक्शन है, उसके अंदर हम जो भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनको हम सर्च के अंदर ला देते हैं, और जो भी अवेलेबल होती इंफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से हम अरेंज कर देते हैं ब्रांचेस में, और जो भी हमारे ब्रांचेस जब से बेस्ट होती है उस ब्रांच के ऊपर हम क्या कर देते हैं, जंप कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें ये हेल्प करता है। इट टेक्स द करंट स्टेट ऑफ एजेंट एज इनपुट, ये करंट स्टेट लेता है एज इनपुट एंड प्रोड्यूस द एस्टिमेशन ऑफ हाउ क्लोज द एजेंट इज फ्रॉम गोल। और ये क्या करता है कि एक एस्टिमेशन निकालता है कि जो इनिशियल स्टेट है उससे गोल स्टेट तक का रास्ता कितना है, और जो बेस्ट एजेंट होता है उसको चूज करता है एंड उसको गोल स्टेट के लिए भेज देता है। It might not give best solution always, but it guarantees to find a solution, good solution in reasonable time. ये हो सकता है कि कई बार आपको बेस्ट सॉल्यूशन ना दे, लेकिन आपको ये गारंटी ज़रूर करता है कि आपको एक अच्छा सॉल्यूशन देगा एक रीजनेबल टाइम के अंदर। इट एस्टिमेट्स हाउ क्लोज अ स्टेट इज टू द गोल, ये एक एस्टिमेट भी बताता है हमें कि वो गोल से कितना ज़्यादा पास है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन करता है, क्योंकि वो करंट स्टेट को इनिशियल स्टेट की तरह लेता है, इनपुट स्टेट की तरह लेता है। ठीक है, इट कैलकुलेट्स द कॉस्ट ऑफ एन ऑप्टिमल पाथ बिटवीन द पेयर्स ऑफ स्टेट्स, जो पेयर होते हैं स्टेट्स के, उनके बीच का जो भी ऑप्टिमल पाथ होता है उनकी कॉस्ट के बीच में ये डिफ्रेंशिएट करता है। द वैल्यू ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये जो इसकी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये थी हमारे ह्यूरिस्टिक फंक्शन। फिर हम आते हैं हिल क्लाइंबिंग के ऊपर, और हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं AI की यूनिट नंबर 2 के पार्ट 2 में। तो देख लेते हैं कि हिल क्लाइंबिंग क्या होता है। इट इज सिंपली अ लूप दैट कंटिन्यूअसली मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू, दैट इज हपल, जिसे हम गोल भी कहते हैं। जैसे कि हिल क्लाइंबिंग रेसिंग आपने गेम तो ज़रूर खेला होगा, उसके अंदर क्या होता है कि रोड्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आप सिंपल सी ये समझो कि हिल है खाली, नीचे क्लाइंबिंग नहीं करनी, वो नीचे नहीं जाना है आपको, राइट।
तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे आपकी क्या है, वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, मतलब आप गोल के ना करीब जाते जा रहे हो, ठीक है। इट टर्मिनेट्स व्हेन रीचेज ऑन पीक, इसके अंदर टर्मिनेशन आता है जब ये पीक पे पहुंच जाता है। ओनली रिकॉर्ड स्टेट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये क्या करता है, रिकॉर्ड क्या करता है, खाली स्टेट को रिकॉर्ड करता है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये सर्च ट्री को मेंटेन नहीं करता, ठीक है, सर्च ट्री को मेंटेन ये नहीं करता। तो दोस्तों ये था हमारा एआई की यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1। होप सो कि आपको समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना अपने सोशल मीडिया लिंक्स एज वेल एज जो डाउनलोड लिंक है क्वांटम का और नोट्स का वो अपलोड कर दिया है। और मुझे बहुत ज़्यादा सुनने में आया था कि आपको डाउनलोड करने में नोट्स को दिक्कत हो रही है, सो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो अपने उसी वेबसाइट के पेज पे डाल दूंगा। इफ़ यू हैव एनी इशू यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स ईजिली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप्साइट्स। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बेल आइकन को दबा देना, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों को, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कोई कमी रह गई हो तो मेरी साइड से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप्साइट्स।